यूएस की बात करें तो यूएस ने क्लियरली कहा है कि होपफुली टेपरिंग के साथ इन्फ्लेशन को मॉनिटर किया जाएगा और वहाँ पे भी रेट हाइक डेफिनेटली एक या दो काफी होने की उम्मीद है। इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो पार्टली इंटरेस्ट रेट हाइक प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है, लेकिन कितना रेट हाइक आता है, गवर्नर की क्या कमेंट्री रहेगी इन द लाइट ऑफ राइजिंग क्रूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन, ये सारी बातें मुझे लग रहा है कि आरबीआई की पॉलिसी में काफी क्लोजली मार्केट मॉनिटर करेगा। और कहीं ना कहीं अगर कमेंट्री हॉकिश होती है तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट्स थोड़ा सा ऑब्वियसली सेंटिमेंट वाइज करेक्शन देने की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि इंटरेस्ट रेट हाइक आने वाला है, लेकिन अभी कितने परसेंटेज से रेट हाइक आता है, वेदर इस पॉलिसी में आता है या 2-3 महीने के बाद आता है, बट डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट लिवरेज कंपनीज के ऊपर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और ओवरऑल मार्केट में जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक आता है तभी ऑब्वियसली थोड़ी सी मार्केट सेंटिमेंट वीक होती है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे बड़े बैंकों ने अनाउंस किए हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में, तो मुझे लग रहा है कि देखिए लोन बुक ग्रोथ काफी अच्छा है, एसेट क्वालिटी भी अभी काफी ठीक है, कमेंट्री मैनेजमेंट की भी काफी पॉजिटिव है। एसबीआई ने कहा है कि चौथे क्वार्टर में भी वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, प्लस एसेट क्वालिटी को लेके काफी कॉन्फिडेंट है। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं तो वो थोड़ी सी चिंता की बात है, लेकिन यहाँ पे भी एसबीआई के मैनेजमेंट ने कल सैटरडे को कहा था कि इनके पास काफी बफर है। तो आई थिंक नेट नेट मुझे लग रहा है कि पार्टली मार्केट्स हैव फैक्टर्ड इन द रेट हाइक, बट डेफिनेटली इससे मुझे नहीं लगता कोई पैनिक सेल ऑफ आएगा। हालांकि हो सकता है कि अगर रेट हाइक की बात भी अगर गवर्नर साहब करते हैं तो थोड़ा सा सेंटिमेंट विल टर्न वीक। आई थिंक इट विल बी इंपॉर्टेंट टू हियर द कमेंट्री, क्योंकि कमेंट्री कितनी हॉकिश है वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा। मुझे लग रहा है कि मीर ओएमसी कंपनीज को शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं उनका सीधा इम्पैक्ट उनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स पे आता है। मुझे लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग स्पेस कम से कम एटलीस्ट एक आध क्वार्टर मार्जिन प्रेशर देखने को जरूर मिलेगी। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ये सारे जो कंपनीज है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको डेफिनेटली एक डाउनवर्ड बायस देखने को मिलेगा। रही बात ऑन द ऑपोजिट साइड, जो कंपनीज अपस्ट्रीम में है, जैसे कि ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, सलान एक्सप्लोरेशन है, मुझे लग रहा है कि क्रूड का भाव जैसे जैसे बढ़ता है इनके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव अर्निंग्स ट्रिगर डेवलप हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम आने वाले एक या दो क्वार्टर्स के लिए ओएनजीसी जैसी कंपनी, जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से प्रोडक्शन की आउटपुट भी बढ़ रही है, ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव सरप्राइज नंबर्स में आ सकता है। तो आई थिंक मोटा मोटी ओएमसीज को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर क्रूड $95-96 के पार चला जाता है तो डेफिनेटली क्वार्टरली नंबर्स में आपको इसका इम्पैक्ट नेगेटिवली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखने को मिल सकता है। आज गुड मॉर्निंग अविनाश, आज एक ईटी में खबर है टाटा पावर को लेके कि वो एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं, करीब करीब 700 मिलियन रेज करना चाहते हैं। टाटा पावर लास्ट एक महीने में अगर आप देखिए तो 220 वाला 255 हो गया है। आपको ये वैल्यूएशंस पे कैसा लगता है? और पहले बहुत बात हुई है फंड रेजिंग की, बट एक्चुअली ट्रांजैक्शन हो नहीं पाया। इस बार इस राउंड में आपको लगता है कि ट्रांजैक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा पावर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में इन्होंने जिस प्रकार के टारगेट्स अगले 3-4 साल के लिए रखे हैं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो टेलविंड्स है वो काफी पॉजिटिव है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ग्रीन एनर्जी पे फोकस आए, प्लस इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने ऑलरेडी अभी काफी पार्टनरशिप्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ की है। तो मुझे लग रहा है कि फंड रेजिंग डेफिनेटली शुड गो थ्रू। किस प्राइस पे होगा ये देखना पड़ेगा, बट मुझे लग रहा है कि टाटा पावर को सबसे बड़ी पॉजिटिव ये रहेगी कि कैपिटल इन्फ्यूजन आएगा, लिवरेज बैलेंस शीट पे थोड़ा कम होगा, और जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट इन्होंने रिन्यूएबल और इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्लान किया है, इसमें डेफिनेटली कैपिटल अगर टाइम पे आता है तो ग्रोथ मोमेंटम काफी सिग्निफिकेंटली आने वाले 2-3 साल के लिए बढ़ेगा। तो आई वुड बिलीव दैट प्राइसिंग विल बी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम 600-700 मिलियन जो पहले नहीं हो गया था, होपफुली अभी होने की चांसेस काफी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट अजय, जरूर देखा था, लेकिन मैं यही कहूंगा कि एप्ले इंडिया में सबसे बड़ी और जो पॉजिटिव बात है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है, जो कंपनी ने पिछले 3-4 साल से दिखाई, वहां पे एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 70% है। अगर हम तीसरे तिमाही के नंबर्स देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 100% हो चुकी है। तो जो भी कंपनीज में अर्निंग्स ग्रोथ 2 साल में डबल होती है,
जो एफले इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल एक्सपेंशन एज वेल एज अर्निंग्स ग्रोथ, ये दोनों ही फैक्टर स्टॉक को आगे रिलेट करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि 1450-1500 का फर्स्ट नियर टर्म टारगेट बनेगा। और जिस प्रकार से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आया है, अगर हम थोड़ी सी इसमें मॉडरेशन भी अगर आने वाले क्वार्टर्स में दिखती है, तो 60% की अर्निंग्स ग्रोथ भी अगर एज्यूम करें तो अर्निंग्स अगले 2 साल में डबल होगी। तो आई थिंक अजय, ये ऐसी कंपनी है जहां पे अभी भी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में है। हालांकि ये हाई पी वाली कंपनी है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है अर्निंग्स ग्रोथ का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, और ये स्टॉक को आगे डेफिनेटली अच्छी तरह से रिलेट करे। बिल्कुल अविनाश, इस बीच और एक काउंटर आपको देखना चाहिए, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। पिछले हफ्ते इनफैक्ट प्रेशर में भी था, जो अनाउंसमेंट आई थी डीबी के साथ उनके जेवी की, उस पर भी मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया था। आज ये करीब 5% ऊपर है, और ये वैसे भी अगर हम रियल एस्टेट स्पेस में देखें तो वन ऑफ द प्रेफर्ड क्वालिटी स्टॉक्स में से एक माना जाता है। आपका व्यू गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर, और साथ ही कोई और रियल एस्टेट कंपनी आपके रडार पर हो तो वो बताइए। देखिए, मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट में जिस प्रकार का क्वालिटी बुक और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी गोदरेज प्रॉपर्टीज ने बिल्ड की है, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो डीबी रियलिटी के साथ इन्होंने जो करार करने की बात की थी, ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स थे, एफआईएस थे, इनको ये पसंद नहीं आया। कंपनी ने इमीडिएटली रेमिडियल एक्शन लेके इसको कैंसिल कर दिया। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है कि मैनेजमेंट अच्छी तरह से जानती है कि वो इन्वेस्टर्स के व्यू पॉइंट को भी कंसिडर करती है। कंपनी ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार की ऑर्डर बुक इन्वेंट्री है वो रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंची है, और इसका इम्पैक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे जरूर रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में होपफुली अगर आपको पिछले लेवल पे ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली पोजीशन फ्रेश करानी चाहिए। करंट लेवल पे मैं समझता हूँ कि जिनके पास है वो होल्ड करे। थोड़ा सा स्टॉक आज उछला है, प्रीवियस वीक जब डीबी रियलिटी की बात आई थी तब अच्छा मौका था खरीदने के लिए, बट डेफिनेटली आने वाले साल 1.5 साल के लिए जो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, अर्निंग विजिबिलिटी है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इट इज अ बाय ऑन डिक्लाइन। और दूसरी रियल एस्टेट कंपनी जो हमको पसंद है वो बेसिकली बैंगलोर बेस्ड ब्रिगेड एंटरप्राइजेज है। हमको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में आपको काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर की कमेंट्री भी मैनेजमेंट की काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ी सी पोजीशन अगर कोई बनाता है तो अच्छे खासी अपसाइड मिलेगी। यहाँ का मार्केट भी डेफिनेटली बॉयंट है, और जिस प्रकार से पोस्ट कोविड अभी ग्रोथ आया है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड। इनफैक्ट अजय, ये कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिखाए हैं। इनफैक्ट जो अभी तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स आ गए, इसमें एक्चुअली इनका एक कॉन्ट्रैक्ट जो टर्मिनेट हो गया था उसका जो भुगतान था वो भी इस रिजल्ट्स में इंक्लूड किया है। करीबन 630 करोड़ का अमाउंट है। बट अगर इसको हम एक्सक्लूड भी करें तो मुझे लग रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ काफी अच्छी है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि होपफुली तीसरे तिमाही के बाद आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और जिस प्रकार से इन्होंने कैपेसिटी बिल्टअप की है, मुझे लग रहा है कि जो भी डिमांड सिनेरियो है वो आगे होपफुली इंप्रूव होगा। तो इनको एसेट टर्नओवर लेवल, यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात अर्निंग्स की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए FY23 में होपफुली अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 18-20% होनी चाहिए। और होपफुली अगर प्राइसेस में कोई ज्यादा कटौती होती नहीं है और इवन प्रोडक्ट स्टेबलाइज होते हैं तो इसको काफी कंपनी को फायदा होगा। तो ये नंबर्स पे मत जाइए क्योंकि ये नंबर्स थोड़े से एक्सेप्शनल गेन के साथ है, लेकिन ओवरऑल ऑपरेटिंग जो नंबर्स है वो काफी अच्छे आ गए, उम्मीद से काफी बेहतर है। तो ये डेफिनेटली बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है। काफी सिग्निफिकेंटली नीचे लेवल से भागा है, बट डेफिनेटली